आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दखल दिया है। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखकर कहा कि किसी ईमानदार अधिकारी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सोनिया ने कहा कि केंद्र सरकार को इसमें दखल देना चाहिए। दुर्गा शक्ति नागपाल नोएडा की एसडीएम थी, जिन्हें यूपी की अखिलेश सरकार ने निलंबित कर दिया था। दुर्गा नागपाल के निलंबन पर जमकर सियासत भी हो रही है। सोनिया की चिट्ठी के बाद अब समाजवादी पार्टी आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रही है। एसपी नेता नरेश अग्रवाल ने सोनिया गांधी की चिट्ठी के ऊपर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सोनिया को दूसरे ईमानदार अफसरों के लिए भी इसी तरह की चिट्ठी लिखनी चाहिए, जिन्हें निलंबन का सामना करना पड़ा। और समाजवादी पार्टी नेता नरेश अग्रवाल ने हरियाणा के आईएएस ऑफिसर अशोक खेमका का जिक्र किया है, उदाहरण दिया है, जिन्हें हरियाणा सरकार ने जिनका तबादला कर दिया था। आपको याद ही होगा, वो चिट्ठी भी आपको दिखा रहे हैं जो सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखी है। चलिए, ये जो चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो है जो दुर्गा शक्ति नागपाल ने अपने सीनियर अधिकारी डीएम को लिखी थी। ये वो चिट्ठी आपको दिखा रहे हैं जिसमें शायद उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि उन्होंने क्या कदम उठाए थे कादलपुर गांव में ग्रेटर नोएडा में, जिसके बाद उनका सस्पेंशन हुआ, उन्हें निलंबित कर दिया गया। अब ऐसा लगता है कि आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के मुद्दे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खुलकर एक दूसरे के सामने आ गए हैं। शुरुआत कांग्रेस ने की है, सीधे सीधे पहले सस्पेंशन को, निलंबन को गलत ठहराया, और अब देखिए सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा है कि इस मामले में दखल देना चाहिए केंद्र सरकार को, किसी ईमानदार अफसर के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया है। एसपी नेता नरेश अग्रवाल कह रहे हैं, अगर यही बात है तो हरियाणा के अफसर अशोक खेमका के बारे में भी सोनिया गांधी को इसी तरह की चिट्ठी लिखनी चाहिए थी। सोनिया की लेटर पर जैसा हम बता रहे हैं, एसपी ने पलटवार किया है। नरेश अग्रवाल ने क्या कहा, सुनिए। सोनिया जी को 2 पत्र और लिखने चाहिए। एक हरियाणा में खेमका आईएएस जो सस्पेंड किए गए चीफ मिनिस्टर द्वारा और उनके दामाद वडेरा पे आरोप लगा के किया गया। दूसरा, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने 2 आईएएस अधिकारी सस्पेंड करे, वो भी जमीन के मामले थे, वहां भी उनके दामाद का नाम आया। तो उनको भी 2 लेटर और लिखने चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि उन दोनों मामले में कम से कम जस्टिस हो जाए। तो हम समझेंगे सोनिया जी को उससे कुछ उससे लगाव है। सोनिया जी जस्टिस की बात कर रही हैं। देखा आपने, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गए। टेलीविजन पर पहली बार हम जो खुलासा दिखाने जा रहे हैं, जो आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन की पोल खोलकर रख देगा। दुर्गा जब खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई पर कार्रवाई कर रही थी, तो उनके साथ उस टीम में माइनिंग इंस्पेक्टर आशीष कुमार भी शामिल थे, जिनका दुर्गा के निलंबन से 2 दिन पहले ही अखिलेश सरकार ने तबादला कर दिया। उसी आशीष कुमार ने न्यूज 24 से अपने ट्रांसफर से कुछ दिन पहले बातचीत में खुलासा किया था कि अधिकारियों पर खनन माफिया का कितना दबाव है, वो किस कदर बौखला गए थे, यहां तक कि खनन माफिया उनकी जान के पीछे पड़े थे और वो अधिकारियों पर लगातार हमले करवा रहे थे। खनन माफिया ने दुर्गा शक्ति पर भी हमले करवाए। आशीष खुद 5 बार खनन माफिया के हमले में बाल बाल बचे। यानी कि अब ये काफी हद तक साफ हो गया है, माइनिंग इंस्पेक्टर थे दुर्गा शक्ति नागपाल के अंडर आशीष, वो खुद ये बता रहे हैं कि खनन माफिया उस इलाके में कितना बौखला गया था। सरकार की कार्रवाई से, इन अफसरों की कार्रवाई से कितना हड़कंप था खनन माफिया में कि उसके बाद इन अफसरों पर हमले करवाने शुरू कर दिए। दुर्गा शक्ति नागपाल के सस्पेंशन से 2 दिन पहले आशीष कुमार का तबादला हो गया, उसके बाद दुर्गा शक्ति का सस्पेंशन। इसीलिए सवाल ही खड़ा हो रहा है कि कहीं दुर्गा शक्ति का सस्पेंशन खनन माफिया के दबाव से नहीं हुआ। आशीष कुमार ने न्यूज 24 को बताया किस तरह पूरे इलाके में खनन माफिया रेत का काला कारोबार करता है और खनन का सारा काम रात को किया जाता है। क्या कभी ऐसा भी हुआ कि खनन माफियाओं ने जब आप रुकवाने गए खनन को, तो आपके ऊपर फायरिंग या हमला किया? कई बार हमला हुआ है। मैं हाल में मुर्शदपुर में हुआ था, कामबख्शपुर में हुआ है, असगरपुर में हुआ है, एक बार झुप्पा में भी हुआ है, तो एक बार चुहड़पुर में भी हुआ था। हम लोग हमारी टीम पे घायल भी हुए थे उसमें।
ये पूरी बातचीत आशीष कुमार के तबादले से पहले की है, लिहाजा उन्हें यह पता नहीं था कि खनन माफिया के खिलाफ काम करना कितना महंगा पड़ जाएगा और सूबे की सरकार ही उनके खिलाफ हो जाएगी। इन बातों से बेपरवाह आशीष उस वक्त कह रहे थे कि खनन माफिया के दबाव के बावजूद हम आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे, लेकिन खनन माफिया के दबाव में उनका दुर्गा के निलंबन से 2 दिन पहले ही तबादला कर दिया गया। ये कारोबार रात में होता है, तो रात में असुरक्षा की भावना भी होती है। जाते हैं, छापा मारते हैं, तो किसान जो लोकल लोग हैं और ग्रामवासी, ये दोनों मुख्य रूप से मिले हुए, उन्हीं संलिप्तता से होता है। और हमने स्टॉक उन्होंने कर दिया था, इलीगल माइनिंग करने के बाद जो स्टॉक किया उसका हम नीलाम कर रहे हैं, और उसका 14 तारीख को डेट लगी है। दुर्गा शक्ति नागपाल के सस्पेंशन पर सियासी साजिश का सच अब परत दर परत खुलने लगा है। एसपी नेता नरेंद्र भाटी के बयान के बाद अब वो तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें भाटी उस धार्मिक स्थल का शिलान्यास करते दिख रहे हैं जिसकी वजह से दुर्गा को हटाया गया। रेत माफिया से दूर दूर तक नाता नहीं होने का दावा करने वाले नरेंद्र भाटी का झूठ तस्वीरों से एक बार फिर सामने आ गया है। एक हिंदी अखबार में छपी तस्वीरें साफ करती हैं कि नरेंद्र भाटी के दावे कितने झूठे हैं। झूठ की रेत से तैयार निलंबन की कहानी का टिला हर दिन सच की आंधी में उड़कर बिखरता जा रहा है। सस्पेंशन पर एसपी नेता नरेंद्र भाटी की बातें आप अपने कानों से सुन चुके हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। तारीख 10 जुलाई 2013, जगह कादलपुर गांव। एसपी नेता नरेंद्र भाटी कादलपुर गांव में शिलान्यास करने पहुंचे थे। ये वही कादलपुर गांव है जहां मस्जिद की दीवार गिराने की वजह से दुर्गा नागपाल को सस्पेंड किया गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस दीवार ने दुर्गा के नोएडा से जाने का रास्ता तैयार करवाया, उसकी नींव नरेंद्र भाटी ने रखी थी और ये तस्वीर उसी दीवार के शिलान्यास की है। सच है, राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। नहीं, मैंने गांव को सहयोग के लिए पैसा दिया था। शिलान्यास भी आपने किया था? नहीं, मैंने नहीं किया था, लेकिन मैं वहाँ गांव में मौजूद था। शिलान्यास में मस्जिद का कैसे कर सकता हूँ? ये मंदिर का होता तो मैं कर देता। लेकिन सियासत के माहिर खिलाड़ियों से भी कहीं न कहीं चूक हो ही जाती है। एसपी ने भी इस शिलान्यास को लेकर प्रेस नोट जारी किया था और तस्वीरें उस शिलान्यास की गवाही दे रहे हैं। ये फोटो समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष ब्रजपाल राठी की ओर से ईमेल किए गए थे। इस तस्वीर से साफ हो गया है कि कादलपुर गांव में धार्मिक स्थल के लिए दीवार बनाना और उसकी योजना तैयार करने के पीछे नरेंद्र भाटी पूरी तरह शामिल थे। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक शुरुआती चंदा देने वालों में भी नरेंद्र भाटी शामिल थे। नरेंद्र भाटी ने दीवार बनाने के लिए 51,000 रुपए दिए थे। अब दूसरी तस्वीर देखिए। तारीख 14 जून 2013, जगह कलेक्ट्रेट हॉल नोएडा। नोएडा के कलेक्ट्रेट हॉल में रेत के ठेके की नीलामी हो रही है। इस नीलामी में नरेंद्र भाटी का भतीजा अमन भाटी आपको साफ नजर आ जाएगा। जी हां, जिस शख्स को हम गोल घेरे में दिखा रहे हैं, ये एसपी नेता नरेंद्र भाटी का भतीजा है। अमन भाटी एसपी के पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और जेवर से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले विजेंद्र भाटी का छोटा बेटा है। देखिए, अगर विजेंद्र भाटी पे कोई ठेका होगा, कोई एक डंपर, एक ट्रैक्टर, एक जेसीबी मशीन, खनन से संबंधित कोई एक फावड़ा भी हमारे घर में मिल जाए तो हम राजनीति छोड़ देंगे। नरेंद्र भाटी ने ये दावा किया था कि उनका या उनके परिवार का रेत माफियाओं से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन 14 जून को नरेंद्र भाटी का भतीजा अमन भाटी रेत के ठेके के लिए पहुंचा तो किसी दूसरे ने बोली ही नहीं लगाई। आखिरकार दुर्गा नागपाल ने नीलामी को कैंसिल कर दिया। 10 जुलाई को एक बार फिर एसपी ब्रिगेड रेत के ठेके की नीलामी में पहुंचा। ओमेंद्र खारी ने 8 करोड़ की बोली लगाई। जब एसडीएम ने 2 करोड़ एडवांस जमा कराने का आदेश दिया तो ओमेंद्र खारी फरार हो गया। दुर्गा नागपाल के कहने पर ओमेंद्र खारी के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज कर लिए गए। इस तस्वीर से साफ है कि दुर्गा नागपाल ने किस तरह ओमेंद्र खारी के खिलाफ केस दर्ज करवाकर सीधे तौर पर एसपी नेताओं से दुश्मनी मोल ली। जबकि शिलान्यास की इस तस्वीर से ये जाहिर हो जाता है कि दुर्गा नागपाल को फंसाने के लिए किस तरह नरेंद्र भाटी ने आगे बढ़कर साजिश की नींव रखी और फिर उसी दीवार से निलंबन का रास्ता साफ कर दिया।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। आईएएस दुर्गा नागपाल के निलंबन मामले की सियासी गलियारों में भी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी इस मामले को अपने अपने तरीके से भुनाने में लगे हैं। कांग्रेस नेता भक्त चरण दास, बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी और बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया क्या कह रहे हैं, सुनिए। बात रखी थी कि जो मस्जिद का वॉल गिरा था और उसको हम डिसअप्रूव करते हैं, लेकिन जो एसडीएम एक ऑनेस्ट ऑफिसर है और जो सैंड माफियाज के चलते उनका सस्पेंशन हुआ था। राज्य सरकार जो है वो अपनी गलती को अगर मान लेती और उस गलती में सुधार करती तो थोड़ी बहुत जो उसकी साख बची है वो थोड़ी बहुत और बच सकती थी। लेकिन आज तो जो कुछ साख बची भी वो भी डिमोलिश हो गई, ध्वस्त हो गई। कि डीएम को भी सस्पेंड कर देना चाहिए। उनके बड़े जिम्मेदार लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आके कह रहे हैं हम सरकार चला रहे हैं, हमारी जो मर्जी आएगी हम करेंगे। इसलिए इन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से सरकार चलाने का हक खो दिया है। इनको या तो स्वयं हट जाना चाहिए या केंद्र को हस्तक्षेप करके इनको हटाना चाहिए। तो देखा आपने, आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ यूपी सरकार अपने फैसले पर अड़ी है तो दूसरी तरफ इसका विरोध बढ़ता जा रहा है। आप टीवी स्क्रीन पर विरोध की 3 तस्वीरें देखिए, आगरा, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। आगरा में कैंडल मार्च निकालकर लोगों ने विरोध किया। नोएडा में बीजेपी ने इस मामले में राज्य सरकार को घेरा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने तो दुर्गा को अपनी पार्टी से जुड़ने का न्योता तक दे दिया। मुंबई में कांग्रेस नेता नीतीश राणे शिवसेना की राह पर निकल पड़े हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के कद्दावर नेता और मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतेश राणे के एक ट्वीट पर मचा है बवाल। नीतेश राणे ने मुंबई में रहने वाले गुजरातियों पर किया है हमला। ट्विटर पर राणे ने लिखा कि गुजराती मोदी के गुजरात क्यों नहीं चले जाते। मुंबई में अब गुजरातियों पर खतरा। नीतीश राणे की गुजरातियों को धमकी। नीतीश राणे महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री नारायण राणे के बेटे और राजनीति में नए नए शामिल हुए कांग्रेस के नेता। मुंबई में नफरत की राजनीति का नया चेहरा। नीतीश राणे के ट्वीट पर मचा है बवाल। मुंबई में नफरत की राजनीति करने वालों की कतार में शामिल होने के चक्कर में नीतीश राणे ने ट्वीट किया है, वेज स्काई, वेज हॉस्पिटल, वेज हाउसिंग सोसाइटी और जल्द ही वेज मुंबई। अगर गुज्जू वापस नहीं गए तो मुंबई को ही गुजरात बना देंगे। सावधान, मुंबई में 12% गुज्जू मराठियों के सामने पिल्ले के समान हैं। अब क्या किया जाए मोदी जी, सलाह दें। मराठी पैसे के साथ उन्हें गुजरात वापस लेकर जाएं और उनसे कहें कि यहाँ पर कमा कर दिखाएं। अब तक मुंबई में उत्तर भारतीयों पर शिवसेना और एमएनएस राजनीति करती रही है, लेकिन ऐसा पहली बार है कि कांग्रेस के किसी नेता ने गुजरातियों के बारे में ऐसा ट्वीट किया। जब ट्वीट पर बवाल हुआ तो नीतीश राणे सफाई देने सामने आए। यहाँ किधर भी मैंने ऐसे नहीं कहा कि सारे के सारे गुजराती उस जैसे है, मगर ऐसे कई जो गुजरातियों को लगता है कि महाराष्ट्र से ज्यादा गुजरात में डेवलपमेंट हो रहा है, तो उन्होंने उस तरह सोचना चाहिए और अगर उनको चाहिए तो वो वापस जाना चाहिए। मुंबई में स्वाभिमान मंच चलाकर अलगाववाद की ठेकेदारी करने वाले नीतीश राणे अपने ट्वीट पर कायम हैं। मोदी पर निशाना साधने के लिए 6.5 करोड़ गुजरातियों पर इस तरह के ट्वीट से बवाल मचाना ही था। कांग्रेस भी इस उभरते नेता की करतूत से सन्न है। ऐसा करना ठीक नहीं है। उनका स्टेटमेंट जो है उसकी जांच की जाएगी और उसमें कोई गैर कानूनी है तो देखा जाएगा। देश में चुनावी माहौल में इस तरह के बयान से सियासी नफा नुकसान होना तय है। लिहाजा बीजेपी को पहली बार नफरत की राजनीति पर कांग्रेस पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। देश में मोदी जी की लोकप्रियता, देश में मोदी जी की एक्सेप्टेबिलिटी
और मोदी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कुशासन के खात्मे की शुरुआत हो चुकी है। इसलिए इस तरह की बौखलाहट, घबराहट, हताशा, निराशा और इस तरह की बयान सार्वजनिक रूप से आ रहे हैं। नीतीश राणे ने एक दो नहीं बल्कि कई बार ट्वीट कर मुंबई में रह रहे गुजरात के लोगों पर निशाना साधा। नीतीश राणे ने ट्वीट किया, एक गुजराती बिल्डर से पता चला कि गुजरात में एक पेंट हाउस 27 लाख का है, मुंबई में वही करोड़ों का है, तो हम किसी मोदी मेनिया की बात कर रहे हैं। हैरानी है कि ये सफेदपोश गुज्जू कभी निशाने पर नहीं रहा जो मुंबई की अर्थव्यवस्था की लगाम पकड़े रखी है। जाहिर है नीतीश राणे महाराष्ट्र में अब नए तरीके से माहौल खराब कर मराठी वोटरों को लुभाने की जुगाड़ में हैं। लेकिन एमएनएस और शिवसेना के नक्शे कदम पर चलकर कहीं दाव उल्टा न पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। केदारनाथ में शिवधाम को बचाया उन पत्थरों ने जो जल सैलाब के साथ बहकर आए थे और उन्हीं पत्थरों को दिव्य शिला का नाम दे दिया गया है। साथ में इन पत्थरों की अब पूजा भी की जाएगी। ये तस्वीर है केदारनाथ की और मंदिर के पीछे पड़ा ये है विशालकाय पत्थर जो 16 जून की तबाही में ग्लेशियर से आए मलबे के साथ बहकर आया और मंदिर के पीछे आकर रुक गया। इस मंदिर में ओम नमः शिवाय के गुंजमान नारे हुआ करते थे, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है। आप जिधर भी देखें कुछ नजर नहीं आ रहा है। नंदी हैं जो हमारे सामने आप देख सकते हैं और ये मंदिर के अंदर की स्थिति है। पूरा का पूरा जो मंदिर के अंदर का प्रांगण है वो खत्म हो चुका है। लेकिन अब ये आम पत्थर नहीं है, बल्कि इसे अब तो दिव्य शिला का नाम दे दिया जा चुका है। बहुगुणा सरकार समेत केदारनाथ मंदिर के रावल और पुजारियों का मानना है कि इस पत्थर की वजह से ही मंदिर की रक्षा हुई और मंदिर के गर्भ स्थान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये पत्थर अभी भी वही है और अब इसे भगवान का रूप माना जा रहा है। अब मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का कहना है कि इस दिव्य शिला के पास भी मंदिर बनवाया जाएगा। इसके लिए उत्तराखंड सीएम ने भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को एक खत भी लिख दिया है। इसी के साथ सीएम ने ये भी ऐलान कर दिया है कि 11 सितंबर से एक बार फिर से केदारनाथ धाम में पूजा शुरू हो जाएगी। 11 सितंबर उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि अमृत योग निकाला है। जो पुजारी आए थे 11 तारीख को उन्होंने शासन से अनुरोध किया है कि 11 तारीख को हमें वहाँ पूजा अर्चना शुरू करने दीजिए, जिसमें टेम्पल कमेटी के 10-12 लोग वहाँ रहेंगे और 10-10 दिन पे वो बदलते रहेंगे। बेशक ये भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि इतनी बड़ी आपदा से उबरते हुए केदारनाथ फिर से गुलजार होगा, लेकिन सीएम बहुगुणा के लिए भी ये कम राहत की बात नहीं है। उत्तराखंड में हुई आपदा और राहत बचाव कार्य पर बहुगुणा सरकार हमेशा विपक्ष के निशाने पर रही है। विपक्ष हर मोर्चे पर बहुगुणा सरकार को घेरता रहा है। शायद इसीलिए सीएम बहुगुणा इस मामले में खुद को आगे रखने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। शायद केदारनाथ मंदिर के पीछे पड़े पत्थर को दिव्य शिला का नाम देकर भी उस पर मंदिर बनाने की बात कहकर सीएम भक्तों को ये संदेश देना चाहते हैं कि इस पूरे मामले में न सिर्फ वो सक्रिय हैं, बल्कि उनके विपक्षियों से 2 कदम आगे हैं। मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करोड़ों के हीरों के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया गया। ये महिला तस्करी के इन हीरों को अपने अंडरगारमेंट्स में छिपा कर ला रही थी। पूछताछ शुरू हुई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता चला कि ये महिला देश के एक बड़े कारोबारी घराने की बहू है। जितना खूबसूरत चेहरा उतनी ही बड़ी हैसियत, लेकिन जिन वजहों से ये सुर्खियों में है वो बेहद ही जलालत भरी है। टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये खूबसूरत रईस महिला कोई मामूली महिला नहीं है। इसका ताल्लुक देश के सबसे रईस कारोबारी घरानों में से एक से है। लेकिन इस खूबसूरत रईस महिला ने जो काम किया है उससे इनका कारोबारी खानदान शर्म से पानी पानी हो रहा है। आपको इस रईस महिला का तारुफ करवाएं, उससे पहले आपको इस खूबसूरती के पीछे छिपे काले चेहरे को दिखाते हैं। इस खूबसूरत महिला को
मुंबई हवाई अड्डे से करोड़ों के हीरो की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस महिला को 2 करोड़ 40 लाख के हीरे के जेवरात के साथ गिरफ्तार किया गया है। महिला ने हीरो के जेवरातों को अपने अंडरगारमेंट्स में छिपा रखा था। गिरफ्तारी के बाद मुंबई के किला कोर्ट ने इसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। हीरो की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार हुई इस खूबसूरत महिला का पूरा नाम विहारी सेठ पोद्दार है। 26 साल की विहारी टेक्सटाइल टाइकून अभिषेक पोद्दार की बीवी और सियाराम सिल्क मिल्स घराने की बहू है। विहारी पोद्दार हीरो का कारोबार करती हैं और इस सिलसिले में अक्सर विदेश जाती रहती हैं। बिहारी ने हीरो की परख और हीरा कारोबार के लिए अमेरिका के कैलिफोर्निया से जेमोलॉजी में डिग्री भी हासिल की है। यानी हीरो के कारोबार में बिहारी पोद्दार जितनी प्रोफेशनल हैं, हीरो की तस्करी भी ये उतनी ही प्रोफेशनल तरीके से करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इनकी ये चोरी पकड़ी गई और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मंगलवार को सिंगापुर से लौटते वक्त बिहारी एयरपोर्ट के ग्रीन चैनल्स को पार करने के बाद लाउंज तक पहुंच गई थी, लेकिन तभी एयरपोर्ट के अधिकारियों को शक हुआ। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई के ऑफिसर्स ने जब इसकी जांच की तो तस्कर बहू की करतूत का खुलासा हुआ। बिहारी पोद्दार के अंडरगारमेंट से 2 करोड़ 40 लाख के हीरो के जेवरात बरामद हुए। इस ज्वेलरी के बारे में बिहारी ने कोई पूर्व जानकारी नहीं दी थी। बहू की गिरफ्तारी से परेशान कारोबारी परिवार अब ये दलील दे रहा है कि उसकी बहू बीमार है और इसी बीमारी की वजह से अनजाने में उससे ये गलती हो गई। हालांकि पोद्दार परिवार की ये दलील डीआरआई के अधिकारियों द्वारा किए गए बिहारी पोद्दार के 16 मेडिकल टेस्ट के बाद गलत साबित हो गई। गुरुवार को कोर्ट में पेशी के दौरान बिहारी पोद्दार बेहोश हो गई थी, लेकिन टेस्ट के बाद साफ हो गया है कि बिहारी मेडिकल फिट हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक बिहारी से डीआरआई के अफसरों ने 2 दिनों तक पूछताछ की और फिर गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच डीआरआई ने मुंबई के 5 सितारा होटल में मौजूद बिहारी के ज्वेलरी शोरूम को जांच के लिए सील कर दिया है। डीआरआई को पता चला है कि मुंबई में बिहारी के शोरूम में मौजूद करीब 20% ज्वेलरी अनअकाउंटेड है, जिसकी जांच भी जारी है। प्रवीण मिश्रा के साथ संकेत पाठक, मुंबई न्यूज 24। आपको बता दें कि विरानी पोद्दार ने बड़े ही शातिर तरीके से कस्टम और डीआरआई को चकमा दिया था। तलाशी के बावजूद उसकी गिरफ्तारी 2 दिन बाद हुई है, एयरपोर्ट पर नहीं हुई। 2 दिन पूछताछ हुई है, तब पता चला कि विरानी पहले भी 10 बार हीरों की स्मगलिंग कर चुकी हैं और उसके बाद ही उन्हें गिरफ्तार करने का कदम उठाया गया। आपको इसी बीच ये भी बता दें कि विरानी पोद्दार की जमानत याचिका खारिज हो गई है। करीब 2.5 करोड़ के हीरे के साथ बड़े बिजनेस घराने की बहू विरानी पोद्दार गिरफ्तार हुई थी और उनकी जमानत याचिका, अब ये खबर आ रही है कि खारिज हो गई है। इसी पर और जानकारी के लिए आपको मुंबई ले चलते हैं अपने संवाददाता संकेत पाठक के पास। संकेत, वाकई बहुत ही हैरान करने वाली ये खबर है, पूरा का पूरा मामला। कैसे एक बड़े बिजनेस घराने की बहू कितने शातिर तरीके से हीरो की स्मगलिंग कर रही थी, बताइए जरा। एयरपोर्ट पर हुआ क्या था, किस तरह से चेकिंग हुई और कैसे पकड़ी गई ये बड़े घराने की बहू? देखिए, माना कि ये जो पूरा मामला है ये मंगलवार का है, जब सिंगापुर की फ्लाइट से बिहारी पोद्दार, जो कि एक बड़े बिजनेस घराने से ताल्लुक रखती हैं, उनकी बहू हैं, वो एयरपोर्ट पर पहुंची थी। और आपको ये बता दूं कि ग्रीन चैनल तक वो पार कर चुकी थी, लेकिन जो डीआरआई के अधिकारी हैं उन्हें लगातार ये सूचना मिल रही थी कि बिहारी पोद्दार इस तरीके के गैरकानूनी जो हीरे जवाहरात हैं वो लेकर पहुंची हैं और उनकी तलाशी ली गई। कई घंटे तक उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद साकिनाका स्थित जो डीआरआई का दफ्तर है वहां पर उन्हें लाया गया और करीब 2 दिन तक कई सवाल जवाब उनसे किए गए। जो बिहारी पोद्दार हैं वो कोई भी सवाल का जवाब सही तरीके से नहीं दे पाई, ना ही कोई कागजात प्रस्तुत कर पाई डीआरआई के अधिकारियों के सामने।
उसके बाद 2 दिन बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, जहां से 14 दिन की जेल कस्टडी में उन्हें भेजा गया था। और अभी जो खबर आ रही, मैं आपको बताऊं कि उनकी जो जमानत याचिका है वो खारिज कर दी गई है, यानी अब 14 दिनों तक बिहारी पोद्दार को जेल में ही काटने पड़ेंगे। और इस पूरे मामले में ये बात सामने आ रही, कहीं ना कहीं 10 बार पहले भी वो इस तरीके की वारदात को अंजाम दे चुकी हैं। और यही वजह है कि जो डीआरआई है वो लगातार इस पूरे मामले की जांच में जुटी है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इनके जो तार हैं वो कहां तक फैले हुए हैं और कितने बार इन्होंने इस तरीके की जो वारदात है उसको अंजाम दिया है। एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी से बचने के लिए खूब ड्रामा भी किया। उसकी गिरफ्तारी आसान नहीं थी। एयरपोर्ट से लेकर डीआरआई ऑफिस तक और उसके बाद हयात होटल, हर जगह हमारी टीम ने जायजा लिया। मुंबई के इसी छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मंगलवार शाम बिहारी पोद्दार को डीआरआई ने अरेस्ट किया था। जी आपको बता दें, उस वक्त बिहारी सिंगापुर से आ रही थी मुंबई, जब वो ग्रीन चैनल भी क्रॉस कर चुकी थी। इसके बाद डीआरआई ने उनको पकड़ा, उनकी फ्रिस्किंग की गई, जिसमें उनके पास हीरे बरामद हुए। आपको बता दें, मुंबई का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यहाँ पर देश विदेशों से फ्लाइट्स आती हैं और उस रोज सिंगापुर से बिहारी आ रही थी मुंबई, क्योंकि बिहारी का सिंगापुर और मुंबई दोनों जगह बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है। डीआरआई की टीम हमेशा यहाँ तैनात रहती है, जहां तक रेवेन्यू से जुड़े की बातें होती हैं, यही वजह है। उस दिन भी तैनात थी। ऐसा इनपुट आया था डीआरआई को, खास तौर पे बिहारी के लिए। हालांकि बिहारी एक अरबपति घराने से ताल्लुक रखती है, बहुत मशहूर घराने से ताल्लुक रखती हैं। ऐसा उम्मीद नहीं थी, पर उसके इंटेलिजेंस को ध्यान में रखते हुए डीआरआई ने उनकी फ्रिस्किंग की ग्रीन चैनल क्रॉस करने के बाद, जो कि ध्यान देने वाली बात है। कुछ घंटे की पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उनकी कोर्ट में पेशी गई और उनको 14 दिन की रिमांड में भेज दिया गया है। करोड़ों की हीरे तस्करी के आरोप में गिरफ्तार बिहारी पोद्दार को मुंबई हवाई अड्डे से सीधे डीआरआई के दफ्तर लाया गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ साकवीनाका स्थित डीआरआई के उसी दफ्तर में, जहां बिहारी पोद्दार से कई घंटों तक लंबी पूछताछ की गई, कई सवाल जवाब किए गए। मसलन वो हीरे कहां से लेकर आ रही थी, क्या वजह थी कि हीरे गैरकानूनी तरीके से लाए गए, इनके कागजात कहां हैं, ये सारे सवाल जवाब डीआरआई के अधिकारियों ने किए। लेकिन बिहारी पोद्दार अपने बचाव में कोई सबूत नहीं दे पाई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें 14 दिन की जेल कस्टडी में भेजा गया है। फिलहाल उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है, लेकिन बिहारी पोद्दार ने जिस तरीके से हीरों की तस्करी के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उससे एक सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि आखिर इतनी बड़ी बिजनेस परिवार की बहू को क्या जरूरत पड़ गई हीरे की तस्करी करने की। ये सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब जांच के बाद ही मिल पाएंगे। इस वक्त मैं मुंबई के 5 सितारा होटल हयात के बाहर खड़ा हूं। जी आपको बता दूं, बिहारी बाजार नामक शोरूम बिहारी पोद्दार का इसी होटल के अंदर था। आपको बता दें, एक बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है इस होटल में, जिसके अंदर वो शोरूम था। उस शोरूम को डीआरआई ने अभी सीज कर रखा है। आपको बता दें, जिस वक्त एयरपोर्ट पे बिहारी को पकड़ा डीआरआई वालों ने, उसके बाद उससे कई घंटों तक पूछताछ चली। पूछताछ के बाद ये पता लगा कि ये जो शोरूम है ये बिहारी के चाचा चलाते थे, वो मैनेजर थे शोरूम के। इसके बाद डीआरआई की टीम्स ने आनन फानन में यहाँ इसी होटल के अंदर जो शोरूम है उसमें रेड मारी। रेड मारने पे जब उन्होंने सारे जेवरात और सब अकाउंट्स को खंगाला, तो उसमें भी 20% जो ज्वेलरी थी, जो कि कीमती ज्वेलरी थी, वो अनअकाउंटेड थी, यानी ब्लैक की थी। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नेक्सस था डीआरआई का। सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि ग्रीन चैनल पार कर चुकी थी बिहारी, उनको डीआरआई के इनपुट्स ने पकड़वाया है, यानी डीआरआई ने उनको पकड़ा है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नेक्सस था, पहले से डीआरआई को इसकी भनक थी। यही वजह है कि पहले खुद बिहारी को उसने पकड़ा करोड़ों के जेवरात के साथ, उसके बाद इस होटल में रेड मार के उनके पूरे व्यापार को सीज कर दिया।